नमस्कार दोस्तों, अर्यमा हिंदी ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम रीति सिद्ध काव्य धारा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपने रीति मुक्त काव्य धारा और रीतिबद्ध काव्य धारा के बारे में वीडियोस देखे थे। आज का हमारा जो विषय है वो रीति सिद्ध काव्य धारा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संवत 1700 विक्रम से लेकर के संवत 1900 विक्रम तक का समय जो है रीतिकाल का समय था। इन 200 वर्षों में जो है हिंदी साहित्य का बेहतरीन काव्य लिखा गया। और रीतिकालीन साहित्य की बात करते हैं तो इसमें 3 काव्य धाराएं प्रसिद्ध थी: रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा और रीति सिद्ध काव्य धारा। तो हम पिछले वीडियोज़ में रीति मुक्त काव्य धारा पर चर्चा कर चुके हैं और रीति बद्ध काव्य धारा पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा विषय जो है रीति सिद्ध काव्य धारा पर आधारित है। जैसा कि आपको मालूम है, रीति सिद्ध काव्य धारा वह काव्य धारा थी जिस काव्य धारा ने जो है संस्कृत काव्य शास्त्र के रीति ग्रंथों का पालन करते हुए हिंदी के अंदर रीति ग्रंथ लिखे। तो ये कवि के साथ साथ आचार्य भी थे। तो मैंने संक्षिप्त बना करके परिभाषा लिखी है कि रीति सिद्ध का अर्थ क्या है। तो रीति सिद्ध का अर्थ है रीति काल में रचित वह काव्य रीति सिद्ध काव्य कहलाता है जिसमें कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षणों के आधार पर न केवल लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया अपितु उन लक्षणों की पुष्टि के लिए उदाहरण भी जुटाए। तो इन्होंने जो है लक्षण ग्रंथों का निर्माण ही नहीं किया, इन्होंने काव्य शास्त्रीय आधार पर जो है उन लक्षण ग्रंथों के उदाहरणों को स्पष्ट करने के लिए, उन बातों को स्पष्ट करने के लिए वहाँ से उदाहरण भी जुटाए। तो ये रीति सिद्ध कवि थे जिन्होंने जो है पूरी तरह से जो है संस्कृत के काव्य शास्त्रों का पालन करते हुए रीति ग्रंथों का निर्माण किया। यदि मैं बात करता हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि चिंतामणि त्रिपाठी जो है हिंदी के रीतिकाल के पहले रीति सिद्ध कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, क्योंकि रीतिकाल से जो रीति ग्रंथों की परंपरा शुरू हुई थी रीतिकाल में, वो सबसे पहले जो है चिंतामणि त्रिपाठी ने ही शुरू की थी। तो चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक और रीति सिद्ध कवियों में सबसे पहला कवि भी माना जाता है। यदि मैं रीतिकाल के कवियों की बात करता हूँ तो उसमें कुछ प्रमुख कवि हैं, बहुत सारे रीति सिद्ध कवि हैं, लेकिन उनमें कुछ रीति सिद्ध कवि मैंने छांटे हैं जिनका कुछ प्रमुख काव्य है जो मैंने यहाँ स्पष्ट किया है, उसको आप देखेंगे। रीति सिद्ध प्रमुख कवि और उनका काव्य। तो रीति सिद्ध प्रमुख कवियों में सबसे पहले तो चिंतामणि त्रिपाठी आते हैं, तो इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल नगेंद्र के अनुसार जो है इन्हें पहला रीति सिद्ध कवि भी माना गया है। तो चिंतामणि त्रिपाठी के जो प्रमुख ग्रंथ थे उसमें था रसमंजरी, श्रृंगार मंजरी और कवि कुल कल्पतरु। ये इनकी 3 प्रमुख रचनाएं थी। रचनाएं और भी, लेकिन ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद अगर हम रीति सिद्ध कवि की बात करते हैं तो बिहारी आते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने जो है बिहारी को लेकर के काफ़ी मतभेद है। कुछ इन्हें जो है रीति मुक्त कवि कहते हैं, कुछ इन्हें जो है रीति बद्ध कवि कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी विद्वान इस मत पर सहमत हैं कि बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं, क्योंकि इनके बिहारी का जो ग्रंथ है बिहारी सतसई, उसमें जो है नीति के काव्य हैं, उसमें भक्ति के दोहे हैं, उसमें हर तरह का काव्य लिखा गया है उस 713 दोहों में। तो इसलिए बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि सिद्ध होते हैं। इनकी एक ही रचना थी बिहारी सतसई, जो उन्होंने जयपुर के राजा मानसिंह के कहने पर, जयपुर के राजा मानसिंह के कहने पर जो है इन्होंने रचना रची थी, ऐसा माना जाता है। राजा मानसिंह नहीं, राजा जयसिंह के कहने पर जो है बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की थी। इसमें 713 दोहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजा जयसिंह बिहारी से इतने प्रसन्न थे कि उनके प्रत्येक दोहे पर उनको एक स्वर्ण मुद्रा दी जाती थी, ऐसा माना जाता है। यदि मैं तीसरे कवि की बात करता हूँ तो वह है मतीराम की भी मतीराम सतसई प्रचलित है। सतसई का मतलब होता है 700, तो इसमें 700 दोहे मिलेंगे आपको। तो मतीराम सतसई, भूपति की भूपति सतसई प्रसिद्ध है। और यदि मैं रसनिधि की बात करता हूँ तो इनके भी 2 ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं, रतन हजारा और रसनिधि सागर। यदि मैं वृंद कवि की बात करता हूँ तो इनके भी 2 ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं, नयन पचीसी और पवन पचीसी। यदि मैं पसनेज की बात करता हूँ तो नक्षिक वर्णन इनका प्रसिद्ध है और मधुर प्रिया इनके ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं। तो रीतिकाल में अनेक कवि हुए हैं, उसमें केशवदास भी आते हैं और भी कवि आते हैं, लेकिन मैंने कुछ कवि छांट करके आपको बताने का प्रयास किया कि इनकी ये रचनाएं कौन सी थी, किस तरह से इन्होंने रीति ग्रंथ लिखे थे।
तो रीति सिद्ध काव्य धारा का अपना एक अहम रोल है, अपना एक अहम स्थान है रीति काल की काव्य धाराओं में। तो रीति सिद्ध कवियों ने जो है पूरी तरह से रीति ग्रंथों का जो काव्य शास्त्रीय नियम थे संस्कृत के, उनका पालन करते हुए अपने ग्रंथ रचे, रीति ग्रंथ रचे, और कवि के साथ साथ ये लोग आचार्य के पद पर भी प्रतिष्ठित हुए, आचार्य की तरह इन्हें सम्मान भी मिला। यदि हम रीति सिद्ध काव्य की विशेषताओं की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली इस काव्य की विशेषता पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस काव्य को लिखने वाले कवि रीति सिद्ध, शास्त्र कवि और कवि शिक्षक के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये कवि कर्म और आचार्य कर्म दोनों कर्म साथ साथ करते थे, इसलिए इनको जो है शास्त्र कवि और कवि शिक्षक के नाम से भी जाना जाता है, और ये रीति सिद्ध कवि तो थे ही। यदि हम दूसरी इसकी विशेषता की बात करते हैं रीति सिद्ध काव्य की, तो रीति सिद्ध कवियों की दो श्रेणियां मानी जाती हैं। पहली श्रेणी तो वो है जिसमें लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले कवि थे, और दूसरी श्रेणी वह है जिसमें केवल लक्षण ग्रंथ ही लिखने वाले कवि थे। तो लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले कवियों में जो रीति सिद्ध कवि थे, उनमें प्रमुख कवि थे केशव, चिंतामणि, देव, मतिराम, पद्माकर। ये वो कवि थे जिन्होंने लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रकार के रीति सिद्ध काव्य में ग्रंथ लिखे। और जो है केवल लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीति सिद्ध कवि थे, उसमें भूषण थे, भिखारीदास थे, कुलपति मिश्र थे। इन्होंने केवल जो है लक्षण ग्रंथ ही लिखे। ठीक है, तो इस तरह से जो है रीति सिद्ध कवियों को हम दो श्रेणी में बांटते हैं। यदि हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो सर्वप्रमुख रीति सिद्ध कवियों की जो विशेषता है वो रीति ग्रंथों का निर्माण है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इन ग्रंथों में संस्कृत के लक्षण ग्रंथों इन ग्रंथों में जो है संस्कृत के लक्षण ग्रंथकारों का अनुसरण किया गया है। जिस प्रकार से वामन, दंडी, रुद्रभट्ट, आचार्य आनंदवर्धन जो संस्कृत के आचार्य थे, उन्होंने जो जिन अपने काव्य में जिन चीज़ों का पालन किया, कोई अलंकार संप्रदाय का समर्थक था, कोई ध्वनि संप्रदाय का समर्थक था, तो जिस तरह से उन्होंने अपने काव्य शास्त्र में नियमों का पालन किया, ठीक उसी का अनुसरण करते हुए रीति काल के रीति सिद्ध कवियों ने भी उसी का पालन किया। इसलिए रीति काल के कवियों को आचार्य का पद भी सुशोभित किया गया, उनको आचार्य भी माना गया, उनको आचार्य वाला भी आचार्यत्व सम्मान भी दिया गया। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो इस काव्य धारा का दूसरा प्रमुख गुण श्रृंगार वर्णन है। जैसा कि आपको मालूम है, रीति काल की कोई भी धारा हो, चाहे वो रीतिबद्ध काव्य धारा है, चाहे वो रीति मुक्त काव्य धारा है, चाहे वो रीति सिद्ध काव्य धारा है, सभी ने जो है श्रृंगार का वर्णन किया है। तो जो रीति सिद्ध कवि थे उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया, संयोग श्रृंगार का भी और वियोग श्रृंगार का भी। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि संयोग श्रृंगार वो होता है जिसमें नायक नायिका का मेल होता है, मिलन होता है, और जो वियोग श्रृंगार होता है उसमें नायिका नायक से अलग हो जाती है, उनमें बिछोह हो जाता है। तो इस तरह का काव्य जो है रीति सिद्ध काव्य भी जो है संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों पक्षों को लेकर के लिखा गया। अगर मैं अगले गुण की बात करता हूँ तो अलंकार वर्णन रीति सिद्ध कवियों की अन्य प्रमुख विशेषता है। इन कवियों ने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत काव्य शास्त्र में वर्णित अलंकारों के लक्षणों का सहारा लेकर काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया। यदि हम रीति सिद्ध काव्य की बात करते हैं तो उनकी एक श्रृंगार के बाद जो अन्य विशेषता मानी जाती है वो अलंकार की विशेषता मानी जाती है। और आपको पता है कि अलंकार को हम काव्य का आभूषण कहते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ आभूषण होता है। तो जिस प्रकार एक स्त्री आभूषणों से शोभा प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार एक कविता भी आभूषणों के अलंकारों से सुसज्जित होकर, अलंकार रूपी आभूषण से सुसज्जित होकर सौंदर्य की रचना करती है। तो रीति सिद्ध जो कवि थे उन्होंने संस्कृत जो काव्य शास्त्रों में अलंकारों के गुण दे रखे हैं, उन्हीं गुणों को, उन्हीं नियमों को अपने काव्य में अपना करके जो है काव्य के अंदर जो है रीति सिद्ध काव्य के अंदर चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया, और ये अपने उद्देश्य में सफल भी हुए। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो रीति सिद्ध कवियों ने लक्ष्य ग्रंथों में भारतीय लोक जीवन का सुंदर चित्रण किया है। जैसा कि मैंने आपको पिछली काव्य धारा में भी बताया था, रीति मुक्त काव्य धारा में भी जो है जन सामान्य की बात की गई, रीति रिवाजों की बात की गई, तीज त्योहारों की बात की गई। तो रीति सिद्ध कवियों ने भी जो है अपने काव्य में लोक जीवन का खुल करके वर्णन किया है। उसमें रीति रिवाज है, उसमें होली का त्यौहार है, उसमें दीपावली का त्यौहार है, उसमें गणगौर त्यौहार है राजस्थान का, उसमें और अन्य त्यौहार है। उन सारे त्यौहारों की चर्चा जो है रीति सिद्ध कवियों ने अपने काव्य में की। अपने काव्य को लोक जीवन से जोड़ा, और जब भी कोई काव्य लोक जीवन से जुड़ता है तो वो प्रभावी होता है और लंबे समय तक अपना प्रभाव लोगों पर छोड़ता है। यदि हम अगली विशेषता की बात करते हैं तो रीति सिद्ध कवियों ने प्रकृति चित्रण पूरे काव्य शास्त्रीय अंदाज में किया है। इसके लिए प्रकृति भी
इनके लिए प्रकृति भी नायक नायिका, श्रृंगार वर्णन और अलंकार का साधन बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीति सिद्ध कवि जो है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों और नियमों का पालन करते थे, तो इन्होंने अपने काव्य में भी उन्हीं नियमों का पालन किया। तो इनका प्रकृति चित्रण भी जो है काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। काव्य शास्त्र में जो नियम दे रखे हैं संस्कृत के काव्य शास्त्र में, इन्होंने अपने प्रकृति चित्रण में भी उन्हीं काव्य शास्त्रीय नियमों को शामिल किया और जो है इन्होंने प्रकृति को नायक नायिका की तरह प्रस्तुत किया। इन्होंने प्रकृति को अपने अलंकारों का साधन बनाया, प्रकृति को अलंकारों से सुसज्जित किया, प्रकृति को रसों से सुसज्जित किया और हिंदी का एक श्रेष्ठ और सुंदर काव्य रचा जो हमारे मन को प्रसन्न करने वाला है। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो भूषण जो कवि हुए हैं उन्होंने वीर काव्यों में अलंकारों के सुंदर उदाहरण जो है प्रस्तुत किए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भूषण जो कवि थे उन्होंने हिंदी रीतिकालीन में जो है वीर काव्य लिखा था। उसमें शिवा बावनी था, उसमें आपका शिवराज भूषण था, उसमें छत्रसाल दशक था, क्योंकि ये दो राजाओं के दरबार में रहे थे, शिवाजी के दरबार में भी और राजा छत्रसाल के दरबार में भी। और ऐसा माना जाता है कि राजा छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी को कंधा दिया था। पालकी होती है जिसमें उठा करके लेके जाते हैं, किसी को सम्मान दिया जाता है, तो उस पालकी को राजा छत्रसाल ने कंधा दिया था। तो तब जो है भूषण के मुंह से निकला था कि मैं किसकी बड़ाई करूं, मैं छत्रसाल की बड़ाई करूं या शिवाजी की बड़ाई करूं। इसलिए इन्होंने अपने ग्रंथों में जो है राजा छत्रसाल की भी बड़ाई की और इन्होंने अपने काव्यों में जो है छत्रपति शिवाजी का भी सम्मान किया, उनकी भी वीरता का बखान किया। तो जो है हिंदी का वीर काव्य जो है खासतौर से भूषण के नाम से जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। तो सारे का सारा रीति सिद्ध काव्य था एक प्रकार का। और एक खास बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा, रीतिकाल के बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने सारी काव्य धाराओं में थोड़ा थोड़ा काम किया। कई बार आपको ये डाउट ना रहे कि आपने तो उसमें भी बताया था भूषण कवि, आपने तो रीति मुक्त काव्य धारा में बताया था, रीतिबद्ध काव्य धारा। कुछ कवि ऐसे थे जिन्होंने रीति के साथ लगकर भी कार्य किया। रीतिबद्ध काव्य में भी उनकी गिनती होती है, रीति सिद्ध काव्य में भी उनकी गिनती होती है। तो इसमें आप कंफ्यूजन में ना पड़े। जब आप रीति सिद्ध की बात करें तो रीति सिद्ध पर अपने आप को केंद्रित कर लें, जब आप रीति मुक्त की बात करें तो अपने आप को रीति मुक्त पर केंद्रित करें, आपस में किसी प्रकार का विवाद न पैदा होने पाए। तो वीर काव्य जो है मैंने आपको बताया अभी भूषण कवि ने रचे और उन काव्यों में उन्होंने सुंदर उदाहरण जुटा करके जो है अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूं तो राधा भक्ति संबंधी जो है इस काल के अंदर बड़ा सुंदर काव्य रचा गया। हम बिहारी की चर्चा कर लेते हैं। बिहारी ने अपने बिहारी सतसई का जो पहला दोहा है उसमें राधा जी को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे हम अपने काव्य ग्रंथों में किसी मांगलिक कार्य में गणेश जी की वंदना करते हैं, ऐसे ही बिहारी ने अपने बिहारी सतसई के पहले दोहे से गणेश जी की वंदना न करके राधा रानी की वंदना किया। उनका पहला दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परत शाम हरित दुती हुई, कि हे राधा रानी मेरे इस ग्रंथ की सारी पीड़ा को हरो। जिस प्रकार आपकी परछाई देख करके, आपका दर्शन करके भगवान श्री कृष्ण भी खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके आशीर्वाद से मेरा ग्रंथ भी ये लोक प्रचलित हो। तो ऐसा माना जाता है कि राधा रानी ने उनको आशीर्वाद दिया। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद यदि किसी ग्रंथ को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है तो बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे माने जाते हैं। और बिहारी सतसई पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। बहुत सारे कवियों ने जहाँ बिहारी सतसई की आलोचना की है वहाँ इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की है। तो बिहारी सतसई जो है रीति सिद्ध काव्य का एक श्रेष्ठ काव्य है, एक श्रेष्ठ काव्य है। इसकी गणना रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों के साथ की जाती है। तो ये अपने आप में बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। यदि मैं अगली विशेषता की बात करता हूँ तो रीति सिद्ध काव्य ब्रज भाषा के उत्थान का काव्य है। मैंने आपको बताया था रीतिकाल, सारे का सारा रीतिकाल, चाहे वो रीतिबद्ध काव्य धारा हो, रीति मुक्त काव्य धारा हो, रीति सिद्ध काव्य धारा हो, सब में ही जो है ये ब्रज भाषा का उत्कर्ष काल था। लेकिन रीति सिद्ध कवियों में एक अलग सी बात थी कि इन कवियों ने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ब्रज भाषा का परिनिष्ठित व परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया था। भाषा का परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप होता है शुद्ध रूप। तो रीति सिद्ध कवि मैंने आपको बताया वो आचार्य थे, आचार्यत्व का उनमें गुण था, काव्य शास्त्रीय नियमों को जानते थे। ठीक है, तो काव्य शास्त्रीय नियमों को जानने के कारण उन्होंने जो है ब्रज भाषा का शुद्ध परिनिष्ठित रूप प्रस्तुत किया, जिसको हम शुद्ध रूप कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होती, शुद्ध साहित्यिक रूप होता है। तो इस प्रकार से जो है रीतिकालीन सिद्ध काव्य जो था, रीतिकाल का रीति सिद्ध काव्य था, उसका अपना एक महत्व है। और रीति सिद्ध काव्य के अंदर जो है नीति से संबंधित भी बहुत सारी बातें कही गई। जैसे ऐसा माना जाता है कि जो जयपुर के राजा थे जयसिंह, वो अपने राजकाज से जो है उपराम होकर के भोग विलास में लग गए थे
तो पुराने ज़माने में राजा को हम सीधा तो कुछ कह नहीं सकते थे, तो सबने बिहारी जी से कहा कि राजा जो है अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है बहुत अच्छा सुंदर दोहा लिख करके राजा जयसिंह के बाद पास भेजा, और कहते हैं कि उस दोहे से जो है उन्होंने अपने आप को एक तरह से प्रेरित किया अपने आप को, और उस दोहे से उनको लगा कि ये दोहा मुझे कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दे रहा है, और वो दोबारा से जो है अपने राज कार्य ठीक ढंग से करने लगे। वह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अली कली सो भिंद रहो आगे कौन हवाल। तो इसका अर्थ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अर्थ केवल इतना ही बताना है कि राजा तो जो है अपने कार्यों को ढंग से कर, और अभी तेरी उम्र इस तरह के कार्य करने की नहीं है, अगर तू ऐसे कार्य करता है तो प्रजापालक राजा नहीं कहला पाएगा। तो राजा इस बात को समझ गया। तो देखो कितनी बड़ी नीतिगत बात कही गई, और एक बिहारी के एक दोहे से प्रसन्न होकर के जो है राजा ने अपना दोबारा से राज कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए राजा जयसिंह, मैंने आपको बताया कि बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। और भी नीति पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। अलंकारों में एक बड़ा प्रसिद्ध अलंकार की पंक्ति आती है, कनक कनक तय 100 गुना मादकता अधिकाय, वहीं खाएं बोराए जगह में पाएं बोराए। ये भी बिहारी का बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। इसमें भी नीतिगत बात कही गई है कि कनक जो है कनक से 100 गुना ज़्यादा नशीला होता है। एक कनक का मतलब होता है इसमें सोना माया, और एक का मतलब होता है धतूरा। तो माया जो है धतूरे से 100 गुना ज़्यादा नशीली होती है। तो इसमें भी नीतिगत बातें कह करके जो है कवि ने लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया, और कहीं ना कहीं जो है रीति सिद्ध कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव प्रकट किया है। बिहारी ने एक जगह कहा है, कब को टेरत दीन रट, कब को टेरत दीन रट, होत न श्याम सहाय, होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जगवाए। कि हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे आपको पुकारते पुकारते लंबा समय हो गया, लेकिन आप मेरी पुकार नहीं सुन रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। तो रीति सिद्ध कवियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना प्रकट की, राधा जी के प्रति भक्ति भावना प्रकट की। ये जो है उस तरह का रीति बद्ध काव्य नहीं था जिसमें राधा कृष्ण को सामान्य जन मानस की तरह प्रचलित किया गया, उनको जो है लैला मजनू के किस्सों की तरह उनको प्रस्तुत किया। रीति सिद्ध कवियों ने कहीं ना कहीं आदर भाव प्रकट किया, कहीं ना कहीं संस्कृति सांस्कृतिक मर्यादा का ध्यान रखा। बिहारी की ऐसी गणना जो है रीति सिद्ध कवियों में नहीं आती, ऐसे बड़े महाकवियों में उसकी गिनती नहीं की जाती। रीति सिद्ध कवियों में उसको महाकवि कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि जब हम कवि जिस तरह की रचना करता है, जिस प्रकार का रचना क्रम करता है, वो रचना क्रम लंबे समय तक याद किया जाता है, उसकी महक लंबे समय तक रहती है। तो रीति सिद्ध कवियों का आचार्यत्व, उनका जो गुण धर्म था, उनका जिस तरह का भी कर्म करने का तरीका था, कविताएं रचने का तरीका था, वो अपने आप में जो है संस्कृत काव्य शास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित था। इसलिए रीति सिद्ध काव्य धारा को हम जो है रीति मुक्त काव्य धारा और रीति बद्ध काव्य धारा से अलग समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस लेक्चर में रीति सिद्ध काव्य धारा और उसके कवियों से संबंधित लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें ऐसा लगता है कि मैंने तथ्य आपके सामने सही ईमानदारी से प्रस्तुत किए हैं और इन तथ्यों में रीति सिद्ध काव्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले फिर लेक्चर में मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।